वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज चल रही है जिसको हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रहे हैं। हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ा था, फिर हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को भी देख लिया। उसके बाद हमने भूगोल के कई सारे प्रश्न देखे। भूगोल के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक वीडियो आपका इस पर भी आ चुका है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, आयोग किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछता है। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर आपको बताया गया था कि 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो उस आधार पर आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। और फिर आपके लिए दूसरा हमने स्टार्ट किया PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके सबसे पहले PYQ पढ़ लें, फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लें, अपने जो भी नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको फॉलो कर लें। SCS के भी जो पेड बैचेस के बच्चे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। PYQ पढ़ें, उसके बाद फॉलो कर सकते हैं आप अपना स्टडी मटेरियल। वैसे तो आपको दिया ही जाता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप देखेंगे, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा आयोग प्रश्न कैसे पूछता है। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रश्न कौन सा टॉपिक पढ़कर जाना है, मतलब किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पूछे ही जाते हैं वो आपको पढ़कर जाना है। क्योंकि अगर आपको जैसे कि आपने PYQ पढ़े, आपको किसी एक टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न मिल गए, इसका मतलब है 2-3 साल में वो प्रश्न पूछा गया है। 2-3 साल में उस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ये आपका काम है, ठीक है ना, ये आपको करना है। और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने कई सारे भी ज्योग्राफी के टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक कवर किए हैं। तो आप उसको भी जरूर फॉलो करें, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में, चाहे आप RO का एग्ज़ाम देने वाले हो, BEO का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर UPPSC का एग्ज़ाम देने वाले हो, प्रीलिम्स का, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक होते ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ऐसे टॉपिक्स की पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टेबल के फॉर्म में सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इतिहास के प्रश्नों को स्टार्ट किया था। इतिहास के प्रश्न भी बहुत सारे हैं, तो इसको भी हम लगभग 7 से 8 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। और ज्योग्राफी के भी बहुत सारे प्रश्न थे, तो उसके भी लगभग इतने ही पार्ट्स हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख ले। न्यूली एडिट वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके लिए अलग से भी प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो भाई बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन बना? मुर्शीद कुली खां थे। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? तो गुरु नानक के द्वारा किसको उत्तराधिकार घोषित किया गया था? लहना सिंह को किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो भारत जो है कई सारे देश के यात्री आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, इंग्लैंड से भी आए, अलग अलग देशों से यात्री आते थे और इनके नाम पूछे गए हैं कि कौन सा चीनी यात्री था, कौन सा पुर्तगाल से आया था। तो इनके नाम बिल्कुल आपको जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएंगे। तो ये थे पीटर मुंडी, जो कि पुर्तगाल से नहीं आए थे। बाकी दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज, ये सारे पुर्तगाली यात्री हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब कालक्रम के अनुसार लगाना है, इसका मतलब है कि आपको इनका वर्ष याद होना चाहिए। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें तो वर्षों को थोड़ा सा ध्यान दे लें। जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, कुछ घटनाक्रम होते हैं महत्वपूर्ण, कोई आंदोलन है, ठीक है, तो कोई बिल पास हुआ है महत्वपूर्ण, तो उसके वर्ष जरूर याद रखें क्योंकि वो पूछे जाते हैं। जैसे लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। हिक्की का बंगाल गजट, सर विलियम जोन्स का बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। तो सबसे पहले तो ये 1726 का था, हिक्की का बंगाल गजट, ये आ जाएगा, इसका प्रकाशन किया गया। इसके बाद आ जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आ जाएगा। उसके बाद गदर पार्टी थोड़ा बाद की है, तो ये आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। अब यहाँ सही कथन छांटना है, एग्जाम में आपसे सही नहीं भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ना है।
अब प्रश्न दिया गया है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। कलकत्ता कॉलेज की बात हो रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की। इसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो यहाँ पर सही कथन हमें चुनना है, तो सही कथन तो ये वाला हो जाएगा। स्थापना की ये डेट गलत दी गई है, तो इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दे लें। ऑप्शन बी यहाँ से उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन है, इनमें से अभी कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कहा गया है, बताना है सही है या गलत है। तो पहला कथन दिया गया है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसका कारण दिया गया है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो क्या ये इसका कारण होगा? और ये दिया गया है दोनों। तो अब ऐसे प्रश्न जब ए और आर वाले आते हैं तो एक आपको कथन दिया जाता है, एक रीज़न दिया जाता है। तो अगर वो उससे मैच कर रहा है, रीज़न पहले कथन का मैच है, तो आपका हो जाएगा कि कथन सही है, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। मैच नहीं हुआ तो अगर दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर एक सही है या फिर एक गलत है, ये वाले आपको ऑप्शन हमेशा मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब ये 1941 की बात हो गई है, मतलब जब आज़ादी के करीब ही थे हम, तो इस समय प्रतिशत ज़्यादा हो गया था। भारतीय सिविल सेवा की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूरोप वासियों से ज़्यादा भारतीयों का प्रतिशत बढ़ चुका था। अब यहाँ भारतीय शिक्षित भी हो रहे थे और फिर बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो थी उनमें भाग ले रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो फिरंगिया कविता मनोरंजन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, काकोड़ी कांड या फिर काकोड़ी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? अब ये स्थान का नाम पूछा गया है, तो इनको गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से कथन वाला दिया गया है। पहला कथन दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो सही है, इनके द्वारा ये उपाधि त्यागी गई थी। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये दूसरा कथन दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन अलग है कि एक उपाधि को त्याग दिया, दूसरा एक में भाग लेना चाहते थे इसलिए उपाधि को त्याग दिया। तो ऐसा तो नहीं है, तो आर वाला तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का। कंपनी 1800 शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये भाई दरोगा जी होते थे जिनको ये सम्मान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको युद्ध दिए गए हैं, उनके वर्ष दिए गए, मिलान करना है। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच का है। द्वितीय आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 54 के बीच। और आंग्लो मराठा युद्ध, दूसरे युद्ध पूछे गए हैं, अलग अलग सारे युद्ध हैं लेकिन दूसरा नंबर का है। आंग्लो मराठा युद्ध दूसरा कब हुआ था? 1803 से 1805 तक। और द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1878 से 1880 के बीच। सबसे बात का है यही इन चारों में। तो ये मिलान आपको ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन बाइली की हत्या, खुदीराम बोस का मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन और प्रारंभ, और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो सबसे पहले ऑप्शन सी आ जाएगा, तीसरा वाला, इसके बाद दूसरा आ जाएगा, फिर पहला, फिर चौथा। ये सही उत्तर दिया गया ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? अब ये ब्रिटिश काल की बात हुई है, तो यहाँ पर 40% सैन्य बल पर खर्च होता था। अभी आपको जब लेटेस्ट वाला बजट आप पढ़ लें तो उसके बाद आप भी ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा खोज के रखें कि इस वर्ष कितना है, पिछले वर्ष कितना था और ब्रिटिश काल का, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से कथन वाला दिया गया है। पहला कथन दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया।
दूसरा कथन दिया गया जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों ही सही है, इसकी सही व्याख्या भी ये कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 के नाम एक बार जरूर 1 से 2 बार पढ़ लें तो आपको सारे याद हो जाएंगे, क्रम भी आपको लगभग बन जाएगा अगर पूछा गया एग्जाम में। तो सबसे पहले अभिनंदन आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे मुनि, इसके बाद आ जाएंगे पद्म प्रभु और फिर है विमलनाथ और फिर मुनि सुब्रतनाथ। तो ये क्रम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर, हाटक, अश्मक, पोतन, पोटिल और सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो कौशल श्रावस्ती कौशल में आता है और कौशाम्बी में सूरसेन, ये सूरसेन में नहीं है, कौशाम्बी में नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। अब इसमें 16 जनपद भी पूछ सकते हैं, 16 जनपद उनकी राजधानियाँ। तो इस प्रकार से एक तरफ आपको 3 से 4 जनपदों के नाम दे देंगे, सामने राजधानियाँ दे देंगे, तो वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे प्रश्न। तो ऐसी चीज़ों को भी याद रखना है, राजधानियाँ भी याद रखनी है। और जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के एक तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी ली है कि भूगोल के संदर्भ में पूछा जाता है, कहीं पे किसी उद्योग को लगाया जाता है, खनिज को लगाया जाता है, कोई फसल कहीं की फेमस है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था? तो ये राजा थे चालुक्य राजा कुमारपाल, इनके द्वारा ये काम किया गया था। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा भेजे गए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये कालिंजर के विरुद्ध था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कालिंजर का किला ये काफ़ी अच्छा किला है और इसको कहते हैं अभेद किला है, मतलब शेरशाह सूरी इसको भेद नहीं पाए थे, इसके अंदर नहीं जा पाया था, तो इसको अभेद किला कहा गया है कालिंजर के किले को। तो यहाँ वो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया, कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारा कुछ आपको यहीं पर मिलता है। और यहाँ पर आपको जैसे कि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के पहले या फिर आपको कई सारे इनिशिएटिव यहाँ चलाए जाते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। जैसे पापा पिक डाल दी जाती है, डेली करंट अफेयर यहाँ पर शेयर किया जाता है, और भी हमारी कुछ PDF होती हैं जो फ्री PDF होती हैं, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें, काफ़ी आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, हमारा आपको ग्रीन कलर का लोगो दिखेगा जिसमें S लिखा रहेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप नोट्स देख सकते हैं। अभी हमारे कई सारे इनिशिएटिव लाए जा चुके हैं और धीरे धीरे नए नए इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं, तो जुड़े रहें लगातार हमारे साथ अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप इस साल सिलेक्शन ले लें, अगले साल मतलब 2024 तक आप सभी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। यही हमारी आशा है और यही हमारी मेहनत भी रहती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।